हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि यदि किसी सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है तो सेल द्वारा सर्किट के चारों ओर 0.5 कूलम आवेश को चलाने के लिए प्रदान की गई ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे देखिए, V बराबर क्या होता है, W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q, यानी W बराबर होता है VQ, W बराबर V इंटू क्यू। ठीक है, W बराबर होता है V इंटू क्यू। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू, यानी 1 यहाँ पे हो जाएगा, यानी इतना कूलम्ब आवेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 0 ठीक है 1.5 इंटू 0.5। ठीक है, यानी 15×5 = 75। ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 0.75 जूल। ठीक है, 0.75 जूल, यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, तो V बराबर क्या होता है, W/Q, यानी W बराबर VQ। फिर है कि बल की चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन का जो है चयन कीजिए। तो 112 का होगा आपको, एक जाएगा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, तो A और D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A और D, A और D, A और D। तो देखिए, बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड के माध्यम में फैली हुई निरंतर जो है वक्र में बंद रहती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बल की चुंबकीय रेखाएं जो है कभी भी प्रतिच्छेद, यहाँ पे है कि बल की चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा आपको A और D संबंध, A और D जो है सही है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी जो है प्रतिच्छेद नहीं करती, और बल की चुंबकीय रेखाएं जो है चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती हैं। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड के माध्यम से फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। बल की चुंबकीय रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वे भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर जो अधिकतम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति जो है -2.0 डायोप्टर पावर का चश्मा पहनता है। बिना चश्मे वाले व्यक्ति की आँख और दूरबिंदु का दोष होगा। तो देखिए, चूंकि दी गई शक्ति जो है ऋणात्मक है, व्यक्ति अवतल लेंस पहने हुए हैं। इनका उपयोग निकट दृष्टि दोष में जो सुधार लेंस के रूप में किया जाता है। ठीक है, और P बराबर होता है 1/f। ठीक है, क्या होता है, P बराबर 1/f, यानी 1/-2। ठीक है, इसको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 100 ऊपर में रखना होगा, यानी 100/-2। ये कट के कितना होगा, -50 सेंटीमीटर। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, निकट दृष्टि दोष और 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब देखिए, दूर बिंदु 50 सेंटीमीटर के बराबर दूरी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 140 का था कि शिकार जो है परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन, प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो शिकार, ठीक है, शिकार और परपक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन पराश्रव्य तरंगें निकालते हैं जो प्रतिध्वनि को निर्धारित करती हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि को निर्धारित, जबकि ध्वनि के अपवर्तन के कारण रात में आवाज़ दिन की अपेक्षा ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है। कहता, जब आवृत्तियों में थोड़े से समय वाली दो ध्वनि जो है तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर नहीं रहती। इसे विस्पंदन कहते हैं। ठीक है, विस्पंदन। ठीक है, अब देखिए, तो विस्पंदन होता है F1 - F2 का मॉड होता है। ठीक है, F1 F2 स्रोतों की आवृत्तियाँ हैं। नेक्स्ट, फिर कह रहा है कि जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो 115 का हो जाएगा, जो है 115 का होगा तीसरा ऑप्शन देखिए, यानी A और D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A और D, यानी चालकता जो है बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस प्रकार को डोपिंग कहते हैं। यदि किसी शुद्ध अर्धचालक में 5वें ग्रुप
पी बी एस पी बी आई वाले तत्व को मिला दिया जाता है तो एन टाइप अर्धचालक बनते हैं। ठीक है, यदि किसी जो अशुद्ध अर्धचालक में तीसरे ग्रुप, ठीक है, बी एल आदि वाले तत्वों को मिला दिया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक बनते हैं। एन टाइप अर्धचालक में ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जबकि पी टाइप अर्धचालक में होल्स की अधिकता हो जाती है। अतः परिणाम स्वरूप अर्धचालकों की चालकता डोपिंग के परिणाम स्वरूप बढ़ जाती है। चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः स्पष्ट है कि चालकता बढ़ने पर प्रतिरोधकता का मान घटता है। ठीक है, तो चालकता तो बढ़ता है लेकिन प्रतिरोधकता घटती है। नेक्स्ट फिर है कि सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होता है, तो ए ऑप्शन 8 डिग्री। तो देखिए सामान्य जल एवं स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण 8 डिग्री होता है। पारे व कांच के बीच स्पर्श कोण 135 डिग्री, पारे व कांच के बीच 135 डिग्री। शुद्ध जल व चांदी के बीच स्पर्श कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, शुद्ध जल। फिर है कि शुद्ध जल व कांच के बीच स्पर्श कोण होता है 0, शुद्ध जल और कांच के बीच 0 डिग्री। ठीक है, और शुद्ध जल और चांदी के बीच 90, पारे और कांच के बीच 135 डिग्री। नेक्स्ट कहता है ध्वनि का वेग क्या होता है, ए। तो ध्वनि का जो वेग है सूखी वायु में नमी युक्त वायु से कम है। तो देखिए शुष्क वायु की अपेक्षा जलवाष्प का घनत्व कम होता है, अतः नम वायु का घनत्व कम होता है, अतः नम वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, नम वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। भी समानुपाती √1/d। ठीक है, डी क्या है, वायु का घनत्व है। ठीक है, तो ध्वनि का वेग जो है सूखी वायु में नमी वायु से कम है। ठीक है, शुष्क वायु की अपेक्षा जलवाष्प का घनत्व कम होता है, अतः ठीक है शुष्क वायु, अतः नम वायु का घनत्व कम होता है। नम वायु में ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है। फिर कहता है कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव्य में से गुजरती हैं तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती हैं। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव में जाती है तो 15 डिग्री से जो है विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान कितना है 60 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से है और ये 15 डिग्री से विचलित हो जाता है और यहाँ पे दे दिया गया आपतित कोण 60 है। तो आपतित कोण जो है ये कितना है, आपतित कोण है 60। ठीक है, आपतित कोण है 60 और यहाँ से ये विचलित हो जाता है और कितना से विचलित होता है, तो 15 से, यानी ये जो है 15 है। ठीक है, ये कितना है 15 है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, तो ये यदि 15 है तो ये कितना होगा, ये पूरा 60 है जिसमें ये 15 है तो ये हो जाएगा आपको 45, कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यदि देखिए इसको बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, ये है आपको आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। ये जो देख रहे हैं ये है अपवर्तित, ठीक है, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए तो आपतन कोण कितना है 60, ये है आपतन कोण, तो आपतन कोण जो है, आपतन कोण है 60 डिग्री। ठीक है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा, तो अपवर्तन कोण, ये है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण होगा 60 - 15 यानी 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, अतः यह अभिलंब की ओर जो है झुक जाएगी। ठीक है, तो स्नेल के नियम से यदि देखें, स्नेल के नियम से जो है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक देखिए स्नेल के नियम से अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टा में साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा साइन आई बट्टा में साइन आर होता है। ठीक, तो यहाँ पे यदि गौर करें तो ये म्यू बराबर होगा साइन आई का मान कितना था 60। तो यहाँ पे जो आपतन कोण आई मतलब आपतन कोण। ठीक है, आर मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे आई होगा आपतन कोण, आर होगा आपको अपवर्तन कोण। आई को बोलते हैं आपतन कोण, आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण।
तो साइन थीटा बटा में साइन, ठीक है, अपवर्तन कोण कितना 45, तो साइन 60 का मान √3/2, ठीक है, साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2, ठीक है, म्यू बराबर, यानी ये हो जाएगा √3/2, ठीक है, √3/2 दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तो देखिए ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकेंड, ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट फिर कहता है कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति होगी फर्स्ट। तो देखिए कहता है कि आवृत्ति जो है, आवृत्ति बराबर आवृत्ति, तो तरंग की आवृत्ति बराबर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बराबर होता कंपन, आवृत्ति बराबर होता कंपन बट्टा में समय, ठीक है, आवृत्ति बराबर क्या होता है कंपन बट्टा में समय। तो कंपन है 40, समय है 2.5, ठीक है, तो आवृत्ति दशमलव रहेंगे 0, 25 ये कट जाएगा 16, ठीक है, तो कितना होगा 16 हर्ट्ज, कितना होगा 16 हर्ट्ज। तो आवृत्ति बराबर होता है कंपन बट्टा समय, आवृत्ति बराबर होता है कंपन बट्टा समय, आवृत्ति बराबर होता है कंपन बट्टा में समय, आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है कंपन बट्टा में समय। नेक्स्ट फिर कहता है 120 kg द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक से मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकंड है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो संवेग के नियम के अनुसार यदि देखें तो पी सेल, ठीक है, पी सेल बराबर होता है आपको पी गन, पी सेल बराबर पी गन, ठीक है, पी सेल बराबर होता है पी गन, पी सेल बराबर पी गन। तो यहाँ पे देखिए कहता है 120 kg द्रव्यमान की बंदूक, ठीक है, 120 kg द्रव्यमान की बंदूक से, ठीक है, एक बंदूक से एक जो है 0.04 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। तो 120 से, ठीक है, 120 kg द्रव्यमान की एक बंदूक से, तो पी गन बराबर होता है पी सेल, ठीक है, तो पी गन बराबर पी सेल, ठीक है। तो कहता है कि इतना केजी की गोली दागी जाती है यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति, ठीक है, तो गोली की द्रव्यमान और गोली की गति दे दिया गया है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 120 जो ये बंदूक, ये जो है इतना केजी बंदूक से एक इतना केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, तो ये बंदूक यानी गन का जो है द्रव्यमान है 120, तो गति मान लीजिए x बराबर, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे जो है गन 120 kg का है और इसकी गति तो आपको पता है, ठीक है, गति जो है कितना है 90, ठीक है, तो गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति कितना है 90, ठीक है। तो यहाँ पे 0.04 देखिए, पी सेल बराबर पी गन, पी सेल बराबर पी गन, तो सेल है 0.04 का द्रव्यमान का और गति है 90, गति कितना है 90 बराबर पी गन, गन की बात करें तो 120 kg का है और इसका जो है आपको ये जो है आपको जो है गति फाइंड करना है, तो मान लेते हैं गति x, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसको सॉल्व कीजिए, दशमलव रहेगा 00, ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी 0.03 x का मान हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.03, यानी इसको लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर 2, 3 × 10 के पावर -2, 3 × 10 के पावर क्या हो जाएगा 3 × 10 के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, यानी इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 122, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को जो है कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है 122 का फर्स्ट बढ़ती हैं। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है जो
की पदार्थ विशेषतः धातु या किसी खास प्रकार की संरचना में सन्निहित होती हैं। ठीक है, सन्निहित होती है। जब किसी स्प्रिंग को दबाया जाता है तो उसमें यह ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट कहता है गति के निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाप बराबर है। 123 का तीसरा ऑप्शन, यानी सीधी सड़क पर चलती हुई कार। ठीक है, तो सीधी सड़क पर चलती हुई कार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन परिमाण में बराबर है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक तत्व x के m कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तत्व x के बारे में जो कौन सा कथन सही नहीं है। तो 124 का यदि देखें तो 124 का हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी और सी सही नहीं है, यानी संयोजकता 7 है और यह आधुनिक आवर्त सारणी में 8वें समूह के है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा तो डी जो है यहाँ पे के एल एम। ठीक है, के एल एम। ठीक है, के एल एम जो है यहाँ पे यदि देखें तो यह जो है तीसरे आवर्त और 17वें समूह में है जिसकी संयोजकता 1 है। ठीक है, तो जिसकी संयोजकता 1 है यह आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जो है एक तत्व x के m कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब x के बारे में कौन सा कथन सही जो है नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं है आपको बी और सी। ठीक है, तो ये जो है 17वें, ठीक है, यह तीसरे आवर्त और 17वें समूह की जो है 17वें समूह। ठीक है, यह तीसरे आवर्त और 17वें समूह में है जिसकी संयोजकता कितना है, 1 है। तो यह आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में आता है। ठीक है, तीसरे आवर्त में आता है और जिसकी संयोजकता कितना है, 1 है। ठीक है, जिसकी संयोजकता कितना है, 1 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2OH। ठीक है, CH3 CH2OH और दूसरा है CH3O CH3। कहता है यदि यौगिक A और B में एक ही आणविक सूत्र है लेकिन विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है तो यौगिक B है एक, यानी CH3O CH3। तो देखिए यह जो है ईथर है। ठीक है, ठीक है, तो यौगिक B जो है क्या है, यानी दूसरा जो है तो यहाँ पे हो जाएगा ईथर। ठीक है, यह जो मेथॉक्सीमीथेन है इसका नाम होगा मेथॉक्सीमीथेन, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईथर है और इसका जो है ये हो जाएगा मेथॉक्सीमीथेन। ठीक है, मेथॉक्सीमीथेन यदि यौगिक A और B में तो ये हो जाएगा मेथॉक्सीमीथेन, इसका नाम हो जाएगा CH3O CH3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन में देखिए 126 कहता है कि कार्बन यौगिक में, ठीक है, कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, IUPAC के अनुसार मूल शब्द होते हैं। तो 126 का यदि देखें तो कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन परमाणु होते हैं तो IUPAC के अनुसार मूल शब्द जो है 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहता है कि किस यौगिक में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या का नाम सर्वाधिक है। ठीक है, तो कहता है कि ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक है। ठीक है, तो मैंगनीज में यदि बात करें तो मैंगनीज का मान लेते हैं यहाँ पे x। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं MnO2 यदि लें तो यहाँ पे मान लेते हैं मैंगनीज का x और जो है ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है -2, तो 2 × -2 बराबर 0, यानी x बराबर कितना होगा, 4। तो यहाँ पे x बराबर 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे x बराबर 4 है। MN3O4 में यदि देखें तो मैंगनीज को यदि x मानिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3, ठीक है, 3 × x + 4 × -2 बराबर 0, 3x बराबर होगा 12, यानी 3 × 4 = 12। तो यहाँ पे जो है
मैग्नीज की यदि बात करें Mn3O4 में, तो 4 × -8, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो x का मान कितना होगा 8/3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए K2MnO4 में यदि देखें मैग्नीज की संख्या x है, तो यहाँ पे क्या होगा 2, और कैल्शियम का +1, सॉरी पोटेशियम का कितना होता है +1, तो 2 + 1 + x + 4 × -2 में, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी हो जाएगा 2 + x - 8 = 0, यानी x बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी पोटेशियम का कितना होता है +1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। उसके बाद यदि आप SO4 में यदि देखिएगा, SO4 में SO4, तो S को यदि x मानिएगा तो ये कितना होगा -2, ठीक है। SO4, ठीक है, SO4, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 x + -2 × 4, ठीक है। तो यहाँ पे x = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128 की यदि बात करें, 128 का था साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। 128 का तीसरा ऑप्शन यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो साधारण नमक के लिए विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl नामक रंगहीन जलीय घोल बनाता है। जिसे देखिए HCl + NaOH, ठीक है, ये अभिक्रिया करेगा, ये बनेगा NaCl + H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 129 कहता है कि तत्व खाली स्थान का परमाणु सबसे बड़ा और खाली स्थान परमाणु सबसे छोटा होता है। 129 का जो है दूसरा ऑप्शन देखिए, तो सबसे बड़ा परमाणु लिथियम है, तो तत्व लिथियम का परमाणु सबसे बड़ा है और हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा है, ठीक है। तो हीलियम का है सबसे बड़ा, ठीक है, हीलियम का क्या है सबसे बड़ा, हाइड्रोजन का सबसे छोटा, ठीक है। तो हीलियम का होता है 31 pm, ऑक्सीजन का होता है 48, ठीक है, लिथियम का होता है 152, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 120, हाइड्रोजन का कितना 120 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 120, हाइड्रोजन का 120, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिथियम, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है परमाणु ये लिथियम का होता है, ठीक है, सबसे बड़ा होता है लिथियम का 152, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो होता है, हाइड्रोजन का होता है 120, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 120, ऑक्सीजन का होता है 48, हीलियम का 31। फिर देखिए नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का द्रव्यकुंचन करता है, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्यकुंचन करते हैं। सूक्ष्मजीवियों और एंजाइम को बढ़ोतरी के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की मात्रा को काफ़ी हद तक कम करने में सूक्ष्मजीवियों की बढ़ोतरी को कम या खत्म कर सकते हैं। 131 कहता कि यदि किसी द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक 131 का फर्स्ट बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि किसी द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव को जो है उबाल कर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने पर क्वथनांक घट जाता है, ठीक है। तो किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है,
ठीक है, किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक जो है बढ़ता है। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटने पर क्वथनांक घटता है। नेक्स्ट फिर है कि एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक हैं, तो 132 का 2 CaCO3। तो डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है जिसके मुख्य संघटक जो है CaCO3 है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कैल्शियम जो है पूरकता, पेट की गड़बड़, अम्ल, अपच और अन्य स्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से। क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जस्ता जो है टीन की अपेक्षा जस्ता अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, तथा जस्ता खाने में पाए जाने वाले जैविक तत्वों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। इसके विपरीत टीन इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बे की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक के लिए सही नहीं है। 134 का होगा, देखिए 134 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो तीसरा यानी गुड़हल के पुष्प का सूचक जल में ठीक है मैजेंटा रंग का होता है। तो यहाँ पे देखिए 134 है कि किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारकीय, ठीक है, किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारकीय होने का परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन पदार्थों को सूचक के रूप में जाना जाता है। सूचकों को जब अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है, ठीक है, तो यह अपना रंग बदलते हैं, ठीक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। हल्दी उदासीन विलयनों में पीले, अम्लीय विलयनों में पीले और क्षारीय विलयनों में लाल होती हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक जो है जल में गुलाबी, अम्लीय विलयन में मैजेंटा और क्षारकीय विलयन में हरा होता है। 135 कहता है कि पीएच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 135 का दूसरा यानी पीएच पैमाने पर 7 से कम मूल्य एक जो है अम्लीय विलयन का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो पीएच में हाइड्रोजन आयन सांद्रण को मापने के लिए एक स्केल, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है, विकसित किया गया है। पीएच में पी जो है पोटेंस के लिए प्रयुक्त होता है, जो जर्मन भाषा शब्द है, ठीक है। पोटेंस का अर्थ है शक्ति, ठीक है। पीएच पैमाने पर पीएच को आमतौर पर 0 यानी बहुत अम्लीय, ठीक है, 0 से 14 यानी 14 है बहुत क्षारीय तक माप सकते हैं। पीएच को केवल एक संख्या के रूप में, ठीक है, एक संख्या के रूप में सोचा जाना चाहिए, ठीक है, जो एक विलयन के अम्लीय या मूल प्रकृति को इंगित करता है। उच्च हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का पीएच मान कम होता है। एक उदासीन विलयन का पीएच जो है 7 होता है। पीएच पैमाने पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जैसे पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है यह विलयन में OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात क्षार की ताकत में वृद्धि होती है, ठीक है। तो 135 का होगा दूसरा ऑप्शन यानी पीएच पैमाने पर 7 से कम मूल्य जो है अम्लीय विलयन का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट फिर है कि गलत जोड़ी को चुनिए। तो 136 का होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए एंटोन और लीवेनहॉक ने पहले व्यवहारिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और अन्य सूक्ष्म जो है खोजों के बीच बैक्टीरिया को देखने और उनका वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्हें आमतौर पर माइक्रोस्कोपी और माइक्रोबायोलॉजी के जो है जनक के रूप में जाना जाता है, और उन्हें पहला जो
बायोलॉजिस्ट भी माना जाता है। नेक्स्ट फिर है आधुनिक जो है आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय वैधानिक चिकित्सा उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में 137 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन यानी रेडियो समस्थानिक। तो विभिन्न प्रकार के रेडियो समस्थानिक का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के रेडियो समस्थानिक का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। उसके बाद देखिए कहता है कि हेलियम, ठीक है सॉरी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेडियो समस्थानिक। देखिए आयोडीन 131 का जो प्रयोग थायराइड कैंसर के उपचार के हेतु किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड कैंसर और हीलियम 166 का प्रयोग ठीक है, ये डायग्नोसिस तथा लीवर ट्यूमर के उपचार के लिए करते हैं। हीलियम 166 का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है, तो दूसरा ऑप्शन यानी एमनियोटिक द्रव में। तो गर्भाशय में मानव भ्रूण जो है ये एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। गर्भाशय में मानव भ्रूण एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। कोरियानिक द्रव भ्रूण को पोषण हेतु लगे नाल को सुरक्षा प्रदान करता है। प्लेसेंट्रल द्रव को एमनियोटिक द्रव कहा जाता है। ठीक है, 139 कहता है कि असत्य कथन को चुने। 139 का दूसरा, उपकला सामान्य गति की अनुमति देता है। तो देखिए जानवरों के शरीर में आवरण या सुरक्षात्मक ऊतक उपकला ऊतक होते हैं। त्वचा, मुंह की परत, रक्तवाहिकाओं की परत, फेफड़े की एल्वियोली और गुर्दे की नलिकाएं सभी उपकला ऊतक से बनी होती हैं। उपकला सामान्य गति की अनुमति नहीं देती हैं। नेक्स्ट है कि अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए खाली स्थान कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित रहती हैं। तो तीसरा ऑप्शन पेरेन्काइमा। तो देखिए मृदु ऊतक यह जो अत्यंत सरल प्रकार का स्थानीय ऊतक होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती हैं। इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट फिर है कि कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है, तो फ्लोएम। तो देखिए फ्लोएम जो है पादपों में संवहन तंत्र के अंदर पाए जाने वाला एक जटिल ऊतक है। यह पौधों की पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। 142 नंबर देखिए कहता कौन सा कथन जो है सत्य है। 142 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तो देखिए प्रमुख कारक केवल जो है मोनोहाइब्रिड, ठीक है, क्रॉस की F1 पीढ़ी में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। कथन निम्नलिखित में से किस में मूल गोप है। 143 का फर्स्ट, जलीय पौधों यानी जलोद्भिद में। तो कहता है कि मूल गोप जो है जड़ के शीर्ष पर टोपी नुमा भाग होता है जो विभेजोत्तक को जो घर्षण से बचाता है। जलीय पौधों में मूल गोप नहीं पाया जाता। जलीय पादप जैसे लेमना एवं जो पिस्टिया में मूल गोप के स्थान पर जो है मूल कोटरिकाएं या मूल पैकेट पाई जाती है। नेक्स्ट 144 की यदि बात करें तो कहता है कि घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि। 144 का फर्स्ट, फिटकिरी जो है फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। फिटकिरी एक रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसे पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या एलम नाम से भी जाना जाता है। फिटकिरी में कई गुण होने के कारण यह जो है एंटी बैक्टीरियल होती हैं। फिटकिरी का उपयोग जो है घाव को भरने के लिए किया जाता है। कटे छिली हुई जगह पर फिटकिरी जो है रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण क्या है? तो दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करता है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख गैस है जो जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्सर्जित होती हैं। वातावरण में यह गैस 0.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहे हैं, अतः वन विनाश भी इस गैस की वातावरण में निरंतर वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहता हार्मोन एड्रेनलिन का कार्य है। तो फर्स्ट तो देखिए एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथों के जो मेंडुला के साथ साथ जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। इसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है, जिससे व्यक्ति को सोचने और तनाव से लड़ने में मदद मिलती है। यह जो है मेटाबॉलिज्म दर को बढ़ाता है, हृदय और मस्तिष्क में जाने वाले रक्त वाहिकाओं का फैलाव करता है और ये एक अच्छी प्रतिक्रिया बनाने के लिए बनाने के लिए अंगों में आवेगों को भेजता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि 147 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि दिन के समय क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है। ठीक है, तो हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है। ठीक है, तथा ऑक्सीजन के उत्पादन एवं खपत का अनुपात 10:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 148 कथा कि मनुष्यों में पाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य है? 148 का देखिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी ए और सी। ठीक है, तो भोजन को मुंह के माध्यम से शरीर में ले जाया जाता है। भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहा जाता है। ठीक है, हम भोजन को दांतों से चबाते हैं और इसे यंत्रवत रूप से छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लार स्टॉच को शर्करा में तोड़ देती हैं। ठीक है, ग्रसिका की भीति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर जो है सरकता है। संपूर्ण आहार नली संकुचित जो होती रहती है और यह क्रिया भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। फिर कहता है यकृत पेट के ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यह जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस को स्रावित करता है, जिसे पित्ताशय नामक जो है थैली में संग्रहित किया जाता है। पीत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कि जल उपचार सेहत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो 149 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी ACBD। ठीक है, ACBD। ठीक है, तो देखिए कहता अपशिष्ट जल के उपचार के भौतिक रासायनिक और जैविक प्रक्रिया शामिल हैं, जो भौतिक रासायनिक और जैविक पदार्थों को हटा देती हैं जो अपशिष्ट जल को दूषित करती हैं। तो होगा अपशिष्ट जल जो है अपशिष्ट जल को जो सालाक्षण्य यानी बार स्क्रीन के माध्यम से जो पारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि पानी को फिर एक बड़े टैंक में लाया जाता है और जिसे बीच की ओर ढलान दिया जाता है। मल की तरह जो ठोस तल पर बैठते हैं और एक जो खुरचनी से हटा दिए जाते हैं। यह जो है कीचड़ होता है। ठीक है, और उसके बाद स्किमर तेल जैसे तैरने वाले ठोस पदार्थों को हटा देता है। इस प्रकार साफ किया हुआ पानी जो है निर्मलीकृत जल कहलाता है। उसके बाद होगा कि पानी से ग्रिट और रेत हटाने के लिए पानी को टैंक में ले जाया जाता है। इसमें जल कम प्रवाह पर जो है छोड़ा जाता है
ताकि रेत, ग्रीट और कंकर जो है पेंदी में बैठ जाते हैं। फिर है कि वायवीय जीवाणु को बढ़ाने में मदद करने के लिए हवा को पानी में पंप किया जाता है। इससे जीवाणु मानव मल, ठीक है, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपयोग करते हैं जो जल में जो है बचे होते हैं। नेक्स्ट 150 है कि विषाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विषाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी क्या होगा CO_D। ठीक है, CO_D यानी वे भोजन जो मेजबान कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं वे विभिन्न प्रकार की जो है आकृतियों का प्रदर्शन करते हैं। तो विषाणु केवल जीवित प्राणियों की कोशिकाओं के भीतर निवास करते हैं और जनन या गुणन करते हैं। जैसे पौधे और जानवरों और मनुष्यों में विषाणु अपना भोजन मेजबान कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं। विषाणु सबसे छोटे ज्ञात कोशिकाओं से बहुत छोटे होते हैं। विषाणु को सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता, इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत देखा जा सकता है। विषाणु का आकार बिंब रॉड जैसे, ठीक है, गोलाकार आदि होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।